चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई, जो कि अभी चंद रोज पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, वो गोवा पहुंचे थे। गोवा पहुंचे तो उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने महाराष्ट्र दौरे का जिक्र किया। वो कहने लगे कि मैं महाराष्ट्र पहुंचा तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी मुझे वहां लेने नहीं पहुंचे, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से महाराष्ट्र जाने पर या किसी भी प्रदेश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जाने पर पहली बार पहुंचते हैं तो उनके स्वागत में डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी जरूर जाते हैं। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या उनकी जाति ने उनका पीछा नहीं छोड़ा? क्यों? क्योंकि भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सीजेआई हैं, और साथ ही साथ भारत के पहले बुद्धिस्ट सीजेआई हैं। और इतने सब के बाद जब वो महाराष्ट्र पहुंचे, उनका स्वागत नहीं हुआ तो विवाद खड़ा हुआ। विवाद क्या खड़ा हुआ कि आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों? महाराष्ट्र पहुंचने पर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी उनका स्वागत करने नहीं आए, उनका प्रोटोकॉल क्यों तोड़ा गया? भले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात को बहुत हल्के में कहा हो, शिकायती लहजे में कहा हो, या ये कह दिया कि चलो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का जो संबंध है उसमें प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाना चाहिए, सब एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? इस पे सवाल खड़े होने शुरू हुए। तमाम मीडिया संस्थानों ने खबर छापते हुए असली वजह को छुपाने भर के लिए या कहिए किसी और वजह से तमाम चीजें छुपा दी। बस सीजीआई का बयान चला दिया और कह दिया कि उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, शिकायत की है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि रामनाथ कोविंद जब देश के राष्ट्रपति बनते हैं तो उनको मंदिर जाने से रोका जाता है। द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समाज से आती है, जब राष्ट्रपति बनती हैं तो उनको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में इनवाइट भी नहीं किया जाता है। तब सवाल खड़े होते हैं कि दलित पिछड़े किसी भी पद पर पहुंच जाएं तो उनकी जाति पीछा नहीं छोड़ती। यह दावा हवा हवाई नहीं है। जब आप डीजीपी का, चीफ सेक्रेटरी का नाम सुनेंगे, उनकी जातियां सुनेंगे, तो शायद इस बात का आपको भी एहसास हो। जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनका भी आपको एहसास हो। मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो खबर छुपाई, शायद ये बात आपको समझ में आए। चीफ सेक्रेटरी जो सुजाता सैनिक हैं, वो किस बिरादरी से आती हैं? साफ तौर पर सवर्ण बिरादरी से। उसके बाद डीजीपी की बात की जाए, महाराष्ट्र के डीजीपी हैं रश्मि शुक्ला, वो किस बिरादरी से हैं वो भी आप जानते हैं। दोनों ही सवर्ण हैं। और जब ये बात सीजीआई कह रहे थे तब सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर ये लोग क्यों नहीं आए होंगे। हो सकता है बहुत सारी वजह रही हो, लेकिन शिकायत या दावे ये किए जा रहे हैं कि क्या सीजीआई की जाति उनके आड़े आ गई, उनके पद के आड़े आ गई, उनका दलित होना उनके सीजीआई होने से ज्यादा बड़ा था, इसलिए मनवादी मानसिकता से कहीं ग्रसित होकर तो ऐसी हरकत नहीं की गई। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो किस बिरादरी से हैं वो भी आप जानते हैं, किस पार्टी से हैं वो भी आप जानते हैं। इससे भी तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सीजीआई का इतना बड़ा अपमान क्यों? क्या सरकार के पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी सीजीआई को प्रोटोकॉल दे पाने की? अगर महाराष्ट्र सीजीआई पहुंच रहे थे तो उनके लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गई? इससे बड़े सवाल खड़े होते हैं। और ये सवाल खड़े क्यों होते हैं? क्योंकि भारत का इतिहास ऐसा ही रहा है। आज भी यहां मनुस्मृति को संविधान से ऊंचा बताने वाले लोग खुले बाजार में घूमते हैं और छाती चौड़ी करके मनुस्मृति की तमाम बुराइयों को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हम इसका सम्मान करते हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी मायावती जी, उन तक पर उनकी जाति लेकर लांछन लगाए गए, उनको जाति सूचक गालियां दी गई, जबकि वो उत्तर प्रदेश की सबसे सफल मुख्यमंत्रियों में से एक थी जिन्होंने तमाम विकास के कार्य किए। लेकिन उनकी मेहनत, उनकी राजनीति, उनका कद उनकी जाति से बहुत छोटा आंका गया। उनकी जाति को सबसे पहले प्राथमिकता दी गई और जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किए गए। और इसके तमाम सबूत आपके सामने हैं। मामला यही नहीं रुकता, तमाम ऐसे लोग हैं जो आज की तारीख के मूवमेंट को समझते हैं। अभी हाल ही की घटना है, फूले मूवी रिलीज हुई, उसे बाहर सिनेमा हॉल में चलने तक नहीं दिया गया। किसके दबाव में? और तमाम कट्स लगाए गए। एक सच्ची घटना, एक जिया हुआ सच जो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने झेला था, उस तक को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए कितने सारे झंझटों का सामना करना पड़ा और झंझटों के बाद भी कितनी कम स्क्रीन मिली। हम वापस आते हैं सीजीआई पर। सीजीआई भले ही
इस देश के सर्वोच्च पद पर हैं, भले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भले ही न्याय के सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, भले ही संविधान को बहुत प्रेम करते हैं, भले ही संविधान ने उन्हें यह ताकत दे दी कि दलित बिरादरी से होने के बाद भी वो सीजीआई बन सकते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आजादी से पहले, संविधान लागू होने से पहले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू होने से पहले ओबीसी एससी एसटी के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का ठीक से अधिकार भी देने की कोशिश नहीं की गई। अंग्रेजों का शुक्रिया कहिए कि उन्हें शिक्षा का अधिकार मिल गया, वो पढ़ने लिखने लगे थे। लेकिन मनुस्मृति कहती है कि जाति विशेष को ही ऐसे न्याय देने वाले पदों पर बैठना चाहिए। न्यायाधीश कौन बन सकता है, उसके लिए मनुस्मृति की व्यवस्था है। और तमाम ऐसे लोग जो उन्हीं कोर्टों में बैठते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो तक मनुस्मृति के समर्थक हैं, भले ही संविधान की रक्षा के लिए वहां बैठे हैं। सीजीआई को जब यह पद मिला तब ये सवाल खड़े होने लगे, आखिर महाराष्ट्र सरकार को क्या दिक्कत रही होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या दिक्कत रही होगी, बीजेपी को आखिर क्या दिक्कत रही होगी कि बी.आर. गवई संविधान में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में विश्वास रखते हैं। अगर ऐसा रखते हैं तो ये तो सबसे अच्छी बात है। इस देश का सीजीआई अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानता है, बुद्धिस्ट है और समता समानता बंधुत्व को मानता है, तो उसमें बुराई क्या थी। लेकिन बी.आर. गवई की जाति शायद आड़े आ गई और यही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की यह स्थिति है तो इस देश में जो दलित गांवों में रह रहे हैं, जो दलित छोटे पदों पर नौकरियां कर रहे हैं या तमाम और संस्थानों में, उनका क्या हाल होता होगा। इसी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बाकायदा अपने भाषण तक में कहा था कि इस देश की जेलों में तकरीबन 75 से 85% बंद लोग दलित पिछड़े लोग हैं। किस तरीके से उनको गलत तरीके से फंसाया गया, या सही भी फंसे हैं तो उनकी आज जमानत कराने वाला, उनको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है, उनके हक अधिकार के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। इसलिए उनको अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिना वजह जेल में काटना पड़ रहा है। इस देश में सोचिए कि सीजीआई के साथ अगर ये हो सकता है कि इस देश की बड़ी आबादी जो गांव में है, छोटे शहरों में है, जिनके पास इतनी ताकत नहीं है, जिनका प्रोटोकॉल नहीं है, जो देश के सर्वोच्च पद पर नहीं है, तो उनका क्या हालत होगा, उनकी क्या स्थिति होगी और उनके साथ किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा। सोचिए, एक प्रदेश के जिम्मेदार, सोचिए चीफ सेक्रेटरी कितना बड़ा पद है, डीजीपी कितना बड़ा पद है। यह सोचने की बात है कि दलित पिछड़ों की स्थिति क्या है और कैसे एक सीजीआई के जाति बीच में आ जाती है। यह हम नहीं ला रहे हैं, ये तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं। जब से यह घटना घटी है, लोगों में नाराजगी है और नाराजगी इस बात की कि आखिर एक सीजीआई भी किसी जाति का होता है क्या इसके पहले तक जो सीजीआई उन पदों पर रहे। मजे की बात है कि दूसरे दलित, और आजादी के बाद से अब तक कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पदों पर बैठता रहा, यह साफ तौर पर सबको पता है। उसमें मैक्सिमम लोग सवर्ण बिरादरी से हैं, तो क्या वो सीजीआई नहीं थे, सवर्ण थे? अगर बी.आर. गवई की जाति देखी जा रही है तो बाकी पदों पर बैठे लोगों की भी जाति के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनके साथ भी व्यवहार होना चाहिए था। क्या इसी का नतीजा तो नहीं है कि बी.आर. गवई को यह सब झेलना पड़ा? यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इस देश की न्याय व्यवस्था, कार्यपालिका और सत्ता में बैठे लोगों के बीच का जो ताना बाना है, उसमें जातिवाद का कितना स्पेस है और किस स्तर पर महीन जातिवाद चल रहा है, यह भी समझने के लिए यह एक शानदार उदाहरण हो सकता है। गवई साहब ने भले ही इसकी शिकायत की, उन्होंने बाकी कोई बात ऐसी नहीं कही, लेकिन तमाम लोग ये कयास लगा रहे हैं जो बात हम आपको बता रहे हैं।